अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान की एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और इस नई सुबह में हमारे साथ होंगे उज़ैर मलिक और आप सबको गुड मॉर्निंग कहेंगे और साथ ही साथ इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे जहां पर भी होंगे। बिफोर वी स्टार्ट नजफ, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। आप मुझे पहले ये बताएं कि आज आप जल्दी उठकर यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है आपका, कैसा एक्सपीरियंस है आज का? उज़ैर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, और वैसे भी मुझे आदत है सुबह उठने की। और मुझे ऐसा लगता है सुबह उठ के जो वाइब और जो फील आपको आता है और हाथ में आपका एक कॉफी का मग होता है, आप नेचर से कनेक्ट करते हैं और एक वो जो आपका एक फ्रेम बनता है कि सुबह उठ के आप विंडो से वेदर देखते हैं, उसकी क्या ही बात है। आप मुझे अपने बारे में बताइए, आपकी तो मोस्टली इवनिंग शिफ्ट रहती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरी इवनिंग शिफ्ट रहती है, लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल पे मेरी शिफ्ट चेंज हुई है। लेकिन मैं इस चेंज को कहूंगा ये बड़ा अच्छा चेंज है, बड़ी अच्छी तब्दीली है और खुशगवार तब्दीली है। और सुबह जब आप उठते हैं आप देखते हैं कि बादे सवार चल रही है और सूरज तुलू हो रहा है, अपनी किरणें बिखेर रहा है। और उसके साथ ही जिस तरह सूरज की किरणें जमीन से टकराती हैं, हम देखते हैं लोग घरों से निकल रहे हैं, बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं और साथ ही साथ लोग दफातर के लिए निकल रहे हैं। और हमारी ये बातें तो चलती रहेंगी। हम अपनी गुफ्तगू को मेरा ख्याल है इस प्लेटफॉर्म पर रोकते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं, आपने कभी ट्रेन पर सफर किया? बिल्कुल, मैंने ट्रेन पे सफर किया उज़ैर, और मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मैंने बचपन में किया था और उसके बाद मुझे ये काफी पुरानी बात हो गई है ना? बिल्कुल मुझे बाद में मौका ही नहीं मिला कि दोबारा मैं ट्रेन पे सफर कर सकूं, और बड़ा ही अच्छा वो मेरा एक्सपीरियंस था। एक तो मुझे डर भी है कि मैं दोबारा एक्सपीरियंस करूं तो ऐसा ना हो कि कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो जाए। नजफ, अभी तक तो सारी अच्छी इत्तलात हैं और इस तरह की कोई खबर नहीं आई और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें पाकिस्तान रेलवे से आती रही। और दूसरी जानिब मैं उससे पहले एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ। जरूर। आप ट्रेन पर सफर करते हैं, जो व्यूज आपको ट्रेन पर सफर करने के दौरान नजर आते हैं वो आपको कहीं नजर नहीं आते। देहातों के अंदर से गुजर रही है, झीलों के ऊपर से जा रही है, दरियाओं के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, और साथ ही साथ जो खिड़की से ठंडी हवा आपके चेहरों को टकराती है आके, उसकी फील ही एक अलग है। और सबसे बढ़ के नजफ ये है कि जो ट्रेन चलने की एक जो साउंड क्रिएट होती है ना, उसका मजा ही और है। अब आप सोच रही होंगी मैं इतनी डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? पर्टिकुलर साउंड है ना, उसकी बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर साउंड की बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है वो छिक छिक की शायद आवाज है। आप सोच रही होंगी कि मैं कभी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, कभी पटरियों की बात कर रहा हूं, कभी ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो आखिर वजह क्या है? पर क्यों? तो फिर हम अपने नाजरीन को बता देते हैं कि उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% कमी का ऐलान किया गया है। खबर के मुताबिक किरायों में कमी का इतलाक एयर कंडीशन समेत तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। और एलामिये में यह भी बताया गया है कि मुसाफिर ट्रेनों के किराए में कमी 23 सितंबर यानी कल से नाफिजुल अमल हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी की गई थी। और इससे पहले हमने देखा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब वाज़ेह तौर पर हुकूमत की जानिब से कमी की गई तो ट्रेनों के किरायों में भी अब कमी की गई। और इसी तरह जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी किरायों में कमी कर दी थी। नजर, बिल्कुल, और आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है। तो सुबह की जब भी हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम वेदर को जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सुबह उठ के हम सबसे पहले नोटिस करते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। तो मौसम की अब बात करते हैं, आपको बताते हैं कि सूरज की तपिश से हब्स और घुटन बरकरार है। दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। रवां हफ्ता बारिश फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोखार, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और खास तौर पर कराची की बात करें तो शहर कायद में टेम्परेचर बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद है। कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 34 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। फिजाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर में फिजाई आलूदगी की सतह बरकरार है और बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबरों पर है। लाहौर की ही बात करें तो ये बड़ा अलार्मिंग है। अभी तो गर्मियां हब्स का मौसम चल रहा है और अभी से आलूदगी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आगे जब सर्दी आएगी और जो ही हम देखेंगे कि फिर आपको पता है स्मॉग भी बढ़ जाती है, मुश्किलात आती हैं और लोगों को तिब्बी मसाइल भी दरपेश होते हैं। नजर, उज़ैर, ये तो है ही है, और साथ ही साथ जो लोगों को डिजीजेस हैं ऑलरेडी, जैसा इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन, उनके लिए बड़ा मसला है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, फैमिली के साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकते। इस दौरान आप घर पर रहने को तरजीह दें।
और लोग घर पे रहते हैं, एयर प्योरीफायर और इस तरह की चीज़ों का फिर वो इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं घर पर रहने के लिए भी। बिल्कुल उज़ैर, अच्छा हमने मौसम की बात की है तो मौसम तो गर्म है ही है, और सियासी दर्जा हरारत की भी अब बात करते हैं, आपको बताते हैं। अगर सियासी दर्जा हरारत की हम बात करें तो मुल्क में हिजानी कैफियत बरकरार है। पीटीआई के जलसे के बाद तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत के दरमियान शदीद लफ्जी जंग जारी है। पीटीआई लाहौर के जलसे को कामयाब और इसे हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे रही है, जबकि हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम रहा और पंजाब के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। मगर बानी पीटीआई की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज भी यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई से मुतालिक धमाका खेज इंकिशाफ किया। सेहूनी अखबार ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक की, उन्हें इसराइल का हामी और हम ख्याल करार दिया। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाले आर्टिकल में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इसराइल के खिलाफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं। वो इसराइल हम ख्याल सियासतदान हैं। आर्टिकल में यह भी दावा किया गया है कि बानी पीटीआई ये समझते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को अहम इक्तसादी फायदे हो सकते हैं और पाकिस्तान इसराइल से ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी, दिफा और माली सरमायाकारी जैसे फ़वाइद भी हासिल कर सकता है। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में उन्हें इदारों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। इन दावों के बाद हुकूमत ने अपनी तोपों का रुख बानी पीटीआई की जानिब किया और ताक ताक कर निशाने लगाए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सेहूनी अखबार के आर्टिकल को लेकर बानी पीटीआई पर खूब गर्जे बरसे। बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको बताते हैं पंजाब हुकूमत की तर्जुमान और सूबाई वजीर इत्तला अज़मा बुखारी ने इसराइली अखबार के आर्टिकल पर बानी पीटीआई से मुतल्लिक कुछ इस तरह रद्द-ए-अमल दिया। और उन्होंने आज से दहाइयां पहले ये कह दिया था कि इसराइल अपना एक फितना पाकिस्तान में प्लांट करना चाहता है। तो उस्मा बुखारी का बयान आपने सुना, वो क्या कह रही थी। इससे पहले बात हो रही थी एहसन इकबाल की, वो खूब गर्जे बरसे बानी पीटीआई पर इस मामले को लेकर। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। पोस्ट के ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबीज पाकिस्तान को हाईजैक करने का प्लान बना रही हैं, पाकिस्तान को उस रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना रही हैं जो कायदे आज़म का रास्ता है। समझता हूं कि अब ये खेल पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गया है और इसीलिए कल के जलसे में बदतरीन शिकस्त। और अब आपको बताते हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने अपने रद्द अमल में कहा है कि डॉक्टर इसरार के बयान की हालिया आर्टिकल तक जो है मामलात जो हैं सबके सामने हैं। पहली ये आर्टिकल है और पहले आर्टिकल जाते रहे कि ये पाकिस्तान के ना कभी वेल विशर थे ना हो सकते हैं, ये पाकिस्तान में नफरत के बीज बोते रहे, ओवर द इयर्स बोते रहे। तो दानियाल चौधरी साहब को आपने सुना, वो क्या कह रहे थे। शर्जील मेमन की जानिब से क्या बयान दिया गया इस ज़मन में, वो आपको सुनवाते हैं। इसको आपस में जोड़ेंगे तो बात यही सामने आएगी। डॉक्टर इसरार की बात देख लें, वो जब रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट आया था इसराइली ऑफिशियल का, और उसके जो थिंक टैंक हैं, जो उनके ससुराली हैं, वो समझते हैं कि जी इमरान खान उनके लिए बेहतर है, तो फिर अवाम को भी आंखें खोलनी चाहिए। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर बानी पीटीआई से मुताल्लिक एक के बाद एक इसराइली अखबार का दावा सामने आ रहा है और उन्हें इसराइल का हामी और हम ख्याल करार दिया जा रहा है। ये दावे बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए बताइएगा किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं। दो चीज़ें हैं, आपके पास सेनेटर मौजूद हैं और वो अपनी पार्टी की अपनी लीडरशिप के हवाले से बेहतर बात कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। और ये जो पैदर पे आर्टिकल आ रहे हैं, इनकी जांच पड़ताल भी इन्हीं की जिम्मेदारी है कि ये क्यों आ रहे हैं, इसमें सच और झूठ कितना है। हाँ, इमरान खान साहब ने बिल्कुल, जो लंदन में मेयर आज भी हैं सादिक खान, उनके मुकाबले में अपने जो एक्स ब्रदर इन लॉ है उनकी जो यहूदी भी हैं उनकी कंपेन उन्होंने चलाई थी, और वो कहते हैं वो मेरे दोस्त हैं और उनकी दोस्तियां गैर मुल्कियों के साथ क्रिकेट के दिनों से ही हैं और वो मशहूर हैं। अब जो ये मुसलसल जब से वो जेल में गए हैं, तो जो तमाम हुकूमती जमातें हैं वो बात कर रही थी कि इनको गैर मुल्की कुव्वतों की हमायत हासिल है इमरान खान को, और इसीलिए जोर शोर है। उसके अंदर नई मुहिम ने जो जोर पकड़ा है वो है इसराइली मीडिया की तरफ से
इमरान खान के लिए बात करना, यूएन में बात करना, तो ये मुसलसल उनके लिए सियासी तौर पे एक नुकसान पहुंचाने वाली बात है। चूंकि उन्होंने खुद को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करके जब अदम एतमाद आई, उससे 15-20 दिन पहले उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जिसकी मुबैना ऑडियो भी आई और सब चीज़ें हुई कि हमें साइफर पे खेलना है, और अमेरिका के खिलाफ बात की। और उसके बाद वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे डाल दी गई, उनको मीर जाफर सादिक कहा, और उसके साथ ही अमेरिका में भी बाद में लॉबिंग फर्में हायर करके तो वहाँ पे भी मामला को ठीक करने की कोशिश की, और वहाँ पे कांग्रेस में भी अपने हक में वो चीज़ें लेके गए, कॉमनवेल्थ में भी वहाँ पे भी वो, बरतानिया में भी ले गए इस इशू को कि उठाया जाए। ये इनकी पार्टी की मेहनत है। अच्छा, अब इसका असर क्या हो रहा है? इशू ये है कि ये चीज़ें वो हैं जो एक तरफ वो अमेरिका के खिलाफ बोल के मकबूल हुए, दूसरी तरफ अमेरिका से अपनी हमायत में वो लॉबिंग भी कर रहे हैं और वोटिंग भी करा रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी पीटीआई के लोग लेके गए हैं। ये केस यहाँ पे ज्यादा बेहतर होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी उठाएं। अदालतों में ये क्वेश्चन करते हैं, अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लग रहा, लेकिन तमाम हाई कोर्ट्स में इनको बेमिसाल रिलीफ भी मिला है। तमाम कौन सी हाई कोर्ट है जिसने किसी भी पर्चे में पीटीआई के रहनुमा को रिलीफ नहीं दिया? तो यही जवाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से होता है कि अगर पर्चे सियासी वहां पे हैं भी सही, जो कि है बहुत ज्यादा है, कोई खुली हुई कोई छुपी हुई बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी बड़ी ओपनली बात कही है कि आप जब तक 9 मई पे माफी नहीं मांगेंगे, आपको सियासी तौर पे कोई रास्ता नहीं मिल सकता, और माफी मांगेंगे तो सियासी जमातों से बात जाके हुकूमत में बैठी हुई करेंगे। अब ये जो पैदर पे मदामीन आ रहे हैं, इस पे मेरा ख्याल है सेनेटर साहब ज्यादा अच्छे अंदाज से बात करें कि इन लोगों ने क्या क्या तहकीक की है, क्यों हो रहा है ऐसा। सर, हम लाहौर जलसे की बात कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उस पर। पीटीआई की जानिब से इस जलसे को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दिया जा रहा है, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जलसे में 1500 से 2000 लोग थे। ये बताइएगा, किसी भी जलसे की कामयाबी और नाकामी का तयन आखिर किस तरह किया जा सकता है? देखें, ये इस लिहाज से दोनों फरीक यानी हुकूमत और पीटीआई कामयाब है। पीटीआई कह रही है कि देखें, जिस कदर सख्तियां हमारे साथ हुई, हमें आखिरी वक्त में एनओसी दिया गया, एक जगह दी गई और हमने उसमें भी एक जलसा कर लिया, तो उस लिहाज से ठीक है। लाहौर की शिरकत के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि वो शिरकत इतनी बड़ी नहीं थी, वरना सबको आपको हमें नजर आता कि जलसे जुलूस जैसे इस्लामाबाद वाले में था कि पिंडी इस्लामाबाद के लोगों की अक्सरियत वहां मौजूद नहीं थी, जो पीटीआई के हामी है, वो लोग नहीं निकले। इसी तरह वहां पे भी बाहर के दीगर शहरों से जरूर लोग लाए गए, लेकिन ये 1500-3000 वाली बात भी मजाक है, ऐसा नहीं है। वहां ठीक ठाक लोग आए हुए थे, हजारों की तादाद में थे। हम उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, इतने हजार थे, इतने ये थे, लेकिन ये पीटीआई का खासा नहीं है इतने छोटे जलसे करना। ये मैं पीटीआई के वाले से कहता। लेकिन आमिर साहब वो कहते हैं कि कता गलामी की माजरत, वो कहते हैं कि हमारी बीसी टीम खेल रही है, तो इतने लोग भी काफी हैं हमारे लिए। नहीं, देखे ना, वो इमरान खान की रिहाई का दावा है, प्रेशर डालने का दावा है, तो फिर उससे तो वो दावा नहीं ना होता। चाहे बी खेल रही है ऐसी, फिर आप ना ऐलान करें। फिर ए टीम जो है आपकी, वो क्यों मफरूर है, या वो सामने क्यों नहीं आती, और ये लोग क्यों नहीं, मतलब अगर इस्लामाबाद में पर्चे हो गए थे तो लाहौर में भी हो जाते, क्या फर्क पड़ता है? जमानतें तो हो गई ना सबकी, बिल्कुल। कौन अंदर है उस पर्चे में? तो क्यों इतनी घबराहट थी कि ये सारे के सारे, बल्कि लोग सारे इनके अपने लोग यूट्यूबर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये क़यादत गवर्नमेंट के साथ मिली भी थी और प्लान करके 6 बजे सारे उतर ली और लाइट शाइट बंद हो गई। भाई जनरेटर मौजूद थे, वो क्यों नहीं चलाए? ज्यादा से ज्यादा पर्चे ही होते ना। तो जो अब तक इतने पर्चे हुए हैं, तो सब में जमानतें भी हुई, रिहाई भी हो गई, खत्म भी हो गए केसेस। तो ये ऐसा लाहौर में ऐसा क्या तूफान था कि ये सारे के सारे स्टेज छोड़ के निकल लिए? तो ये क्वेश्चन मार्क, अगर ये सी टीम है या बी टीम है या ए टीम है, तो उनके ऊपर तो आएगा कि चेयरमैन भी वहां पार्टी के ये भी बातें हो रही हैं कि ये जो इजाजत मिल रही है, ये कोई मशरूत है? इसका जरा शॉर्टली आंसर दीजिएगा। तो हर जलसे की होती है और हर दौर में होती है। ये आप और हम भूल जाते हैं। ये 43 नुकात हो या 40 हो, ये पीटीआई भी यूं ही दिया करती थी। हर एक से लिखवाया जाता है, इंतजामिया का काम है, एक लिखा हुआ स्टाइल है। हाँ, आप उसमें ये कह सकते हैं लाहौर में अली अमीन गंडापुर के हवाले से अलग से शर्त इसलिए रखी गई कि उन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर जिस तरह चीफ मिनिस्टर की, जो पंजाब की हैं, उनकी जात के ऊपर हमले किए, और वो बहरहाल अच्छे जुमले नहीं थे। और ये चूंकि इस तरह के जुमले कसने में मास्टर हैं, जो कि किसी को भी नहीं, किसी भी पार्टी की खातून हो, किसी भी जमात की हो, कोई भी हो, उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट बड़ी जरूरी है कि आप उस पर फिक्रे मत कसें। ये फिक्रे कसना है। हुमायूं साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आना चाहूंगी। यरूशलेम पोस्ट ये दावा कर रहा है कि बानी पीटीआई ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर तो सख्त बयानबाजी की,
मगर अंदर खाने वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते थे। बानी पीटीआई इसराइल से ताल्लुकात को जरूरी क्यों समझते हैं, क्या कहेंगे? हामिद मीर ने ये कहा था कि इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन उन्होंने सिंपल जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसी को लेकर चले थे। और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक पैलेस्टीन का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, हम लोग उस वक्त तक इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये उन्होंने बहुत ओपनली कहा हुआ है और इस स्टांस पे वो खड़े रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बहुत ज्यादा प्रेशर। रही बात ये कि बैकडोर चैनल्स पे कौन लोग जाके इजराइल के साथ मिलते रहे, तो 2022 में आप लोगों ने देखा है कि एक खातून जिनकी पिक्चर्स मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ बहुत ज्यादा खींची गई थी, वो गई थी वहां मिलने के लिए और उन्होंने अमेरिका में एक कांग्रेगेशन के सामने खिताब करते हुए भी ये सब कुछ कहा था, प्रो इजराइल स्टांस लिया था। तो ये बेसिकली इन लोगों का ही होता है, सामने ये कुछ कहते हैं, झूठ बोलते हैं। नंबर 2, विद रिस्पेक्ट टू जो मैं सुन रहा था, आमिर इलियास साहब से सुन रहा था, देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई तज्जियाकार जो है ना बैलेंस करके चल रहा हो और हर एक चीज बुराइयां हमने हैं, हमारी बुराइयों को जरूर उठा दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप वन साइडेड अपनी बात शुरू कर देते हैं, दैट वो तज्जिया निगार से ज्यादा मेरे ख्याल में वो स्पोक्स पर्सन बन जाता है। तज्जिया निगार में तज्जिया निगार दोनों तरफ की चीजों को प्लस माइनस लेकर चल रहे होते हैं। नंबर 3, इन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमारे उतने लोग नहीं निकलते जितने हमारे निकलते होते थे, उतने नहीं निकले, बिल्कुल नहीं निकले। मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि जिस तरीके से लाहौर से 40 किलोमीटर दूर, अच्छा इमरान खान माइनस, इमरान खान नहीं है, अच्छा उसके अलावा कितनी जगहों पे कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, जगह जगह रोड ब्लॉक्स, जगह जगह ये चीजें, फिर आपके ऊपर टाइम की पाबंदी, फिर आपके ऊपर हर लिहाज से पाबंदी, फिर उसके बावजूद वो कहते चल आप जाके वहाँ देखें, वहाँ कम अज कम 10-15-20 हजार बंदा फिर भी था। आप अच्छा इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बिल्कुल हैं, ऐसे भी हमारे लोग हैं, तज्जिया निगार है या ऐसे भी टेलीविजन चैनल हैं जिन्होंने दोपहर 12 बजे या 3 बजे या 4 बजे का एक शॉट लेकर वो चला रहे हैं। अच्छा उन्होंने रात के कोई 6 बजे और 7 बजे वाला शॉट नहीं बजाया। जब बिजली चली गई, मुझे एक बात बताएं, ये कोई तरीका है कि आप बिजली बंद कर दें? फिर जो 41 है और ये कहते हैं कि जी इस तरह हर एक करता होता है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में कोई एक इससे मिलता जुलता, इसके करीब तरीन के कोई एक डॉक्यूमेंट ला के दिखा दे जिसमें ये कहा गया हो कि आपने या 4 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान में जलसा करना है। कोई एक चीज ये जरूर आप कहते हैं कि इस जगह पे जलसा होगा, आप जरूर कहते हैं कि तोड़ फोड़ नहीं होगी, आप जरूर कहते हैं कि सिक्योरिटी वो होगी, लेकिन आप जलसे के ऊपर ये कह देना कि आप लोगों ने इस टाइम से पहले जलसा खत्म कर देना है। फिर उसके बाद मुझे बता दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जब इन लोगों ने कोई 10 लॉन्ग मार्च की थी, कोई एक सिंगल बोगी भरकर कराची से नहीं आ सके थे, उसके बावजूद मुझे एक बात बताएं, जहां इनको कंटेनर से जगह जगह रोका गया, इस्लामाबाद के उस जगह पे 29 मेजर रोड्स को इन्होंने ब्लॉक किया है और ओवर 100 माइनर रोड्स को इन्होंने ब्लॉक किया था। इसी तरीके से लाहौर में आप जाके देखिए, जगह जगह ब्लॉकेजेस लगाए थे। फिर जिस तरीके से, अच्छा ये लोग बात करते हैं कि एक खातून है उसकी, देखिए खातून बिल्कुल उसकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन अगर खातून खुद बदतमीजियां शुरू कर दे, लोगों के ऊपर आवाजें कसना शुरू कर दे, लोगों के ऊपर उल्टी सीधी बयानात शुरू कर दे, तो फिर अच्छा सेनेटर साहब आप मुझे ये भी बताइएगा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि सर आपको पता था कि पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है और आपको ये भी पता था एक सियासी कारकुन होने के नाते कि ये तमाम मसाइल हमें दरपेश आ सकते हैं, हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो आप नहीं समझते कि आपकी कोई हिकमत अमली में भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आई जलसे के दौरान? समझता हूँ ये बहुत कामयाब जलसा था। मैं तो समझता हूँ इन सब चीजों के बावजूद उनके, देखिए एक बात याद रखें, इसको कंपेयर करें, इस जलसे को कंपेयर करें आप उस जलसे के साथ कि 4 साल बाद एक भगोड़े को स्पेशल लाया गया। 4 हुकूमतों ने, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, फेडरल, इन 5 हुकूमतों ने फैसिलिटेट किया, इंक्लूडिंग ऑल दी एजेंसी,
फैसिलिटेट किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उसके स्पेशल उसके लिए लोग आए, उसका थंब प्रिंट लेकर उसको जाने दिया। फिर वहां पे जाके उनके लिए स्पेशल कबूतर लेकर आए। वो तोते तो क्या उड़ने थे उनसे, कबूतर क्या उड़ने थे, तोते हाथों पे उड़ गए। ठीक है सेनेटर साहब, बिल्कुल आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपका पॉइंट भी आ गया, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और आमिर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। आपसे सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया है, क्या इस ऑर्डिनेंस से हुकूमत जो मकासद हासिल करना चाहती है वो हो पाएंगे, आपको लगता है? होने या नहीं होने, मकासद हासिल करने का अमल शुरू हो गया है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर दिया है उस कमेटी के अंदर, और उन्होंने इसको बखुशी तस्लीम कर लिया है। अब उसके ऊपर सवालात आएंगे। उसके ऊपर आज लाहौर हाई कोर्ट में भी अदर सदीक एडवोकेट ने केस किया हुआ है, जिसपे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने इस्लामाबाद में क्यों नहीं किया, और वो जब चैलेंज होगा, जब देखा जाएगा। लेकिन उसके ऊपर आज पहली मीटिंग है और तवक्को यही की जा रही है कि मंसूर अली शाह साहब आते हैं तो तब भी 2-1 से फैसला होगा, और वो नहीं आएंगे तो वो 2 जो कि कोरम पूरा हो जाएगा और वो फैसला करेंगे। और जो पिछली मीटिंग शायद जुमेरात या बुध को थी, जो नहीं हो सकी थी, उसके अंदर एजेंडा था 63A के रिव्यू का बेंच बनाना, ऑडियो लीक्स के ऊपर जो रोका गया था काम, उसके ऊपर एक बेंच बनाना। तो अब ये बड़े अहम फैसले होंगे, और उसके अंदर हो सकता है कि आज जो चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार साहिबा को खत लिखा था कि मुझे बताया जाए 9 सवाल कि ये कैसे फैसला जो है, जो बगैर अदालत लगाए अपलोड भी हुआ और फैसला जारी भी हुआ, जो मखसूस नशिस्तों का था, उसके ऊपर भी अहम फैसले हो सकते हैं। तो इस लिहाज से बड़ी अहम दिन आज होगा। आज 79 फैसलाबाद वाला भी बलोच साहब के हल्के की दोबारा काउंटिंग का रिव्यू लग गया है, और फिर कल जो लग रहा है वो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स का केस है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास साहब आपके प्रीशियस वक्त का। अब नाजरीन, वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज पर अभी हमने बात करनी है, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करेंगे दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी हीरोज की। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाली वर्ल्ड नोमैड गेम्स 2024 के मैच रेसलिंग मुकाबले में 2 पाकिस्तानी रेसलर्स ने ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। शफातुल्लाह ने 70 किलोग्राम की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया, काज़ाकिस्तान और मंगोलिया जैसे ताकतवर हरीफों को शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीता, जबकि मोहम्मद आसिफ ने 80 किलोग्राम की कैटेगरी में ईरान, उज़्बेकिस्तान और पोलैंड के खिलाफ कामयाबी समेटी। ये मैच रेसलिंग होती क्या है और पाकिस्तानी रेसलर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी, ये जान लेंगे हमारे मेहमान शफातुल्लाह से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। शफात, सबसे पहले सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आपकी परफॉर्मेंस पे, प्रैक्टिस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैच रेसलिंग होती क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं उज़ैर जिनको नहीं पता, और ये रेसलिंग जो है दूसरी रेसलिंग से कैसे मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो सुनो टीवी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। असल में मास रेसलिंग रशिया की एक नेशनल गेम है। ये एक बहुत बोर्ड होता है, जैसे आपने देखी कि टग ऑफ वार खेलते हैं, उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। ये इसमें 1 बाय 1 स्टिक के साथ खेलनी पड़ती है, स्टिक खींचनी पड़ती है। तो ये बाकी गेमों से बहुत डिफरेंट और बहुत हार्ड गेम है, तो बहुत मुश्किल गेम है। अच्छा। तो इसका जितना भी क्रेडिट है वो हमारे सर फुरकान जो है उनको जाता है, प्रेजेंट है, क्योंकि उन्होंने ये गेम पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई थी और इसके ट्रायल वगैरह पाकिस्तान में करते हैं। उस ट्रायल में जो जिसकी सिलेक्शन होती है वही फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है। तो इसकी ट्रेनिंग होगी वो बहुत हार्ड है, बाकी गेमों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसकी अपनी मशीनें होती हैं और अब आपको अपने से हैवी जो हरीफ होता है वो ढूंढना पड़ता है, उसके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा तो आप ट्रेनिंग कर भी नहीं सकते। आप तो इस मैदान में उतरे हैं और ऐसा उतरे हैं कि आपने झंडे गाड़ दिए हैं, आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, आपको देखा देखी और भी नौजवान इस गेम की तरफ राग़िब हो रहे हैं क्या? ऐसे ही है। अभी मेरा ताल्लुक बेसिकली KPK से हंगू से है, तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। मतलब पहला वाहिद बंदा मैं हूँ जो इस गेम में इंटर हूँ और ये गेम कर रहा हूँ। अपने साथ साथ अपने मोहल्ले के बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, उनको भी मैंने इस गेम के लिए जो है वो ट्रेन कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ अपने साथ साथ, क्योंकि मेरा यही गोल है कि इंशाल्लाह आज मैं हूँ तो कल इससे अच्छे जो मेडल है पाकिस्तान के लिए मेरे लड़के लेके आए पाकिस्तान के लिए।
बिल्कुल अच्छा, शफात, यही होना बिल्कुल। चाहिए। जिस काम में आपकी महारत है आप वो आगे फैलाएं और लोगों को भी सिखाएं ताकि कल को मजीद टैलेंट जो है वो सामने आ और सके। जब भी हम गेम की बात करते हैं शफातुल्लाह, तो हमेशा हमारा कंपेटिटर हमसे आगे जाने की कोशिश करता है या कभी कभी हम उसको हरा देते हैं। मुझे बताइएगा कि आपका कंपेटिटर कैसा था, मुकाबले में किस तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ा और क्या जहन में उस वक्त था आपके? जी, यहाँ से जो हमारी ट्रेनिंग थी, जितनी भी हमने ट्रेनिंग की थी, मेरे उस्ताद है रियासत अली, उन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरे पे, बड़ी ट्रेनिंग अच्छा। कराई है मुझे। तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है, अब जितने भी मुखालफीन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, कज़ाकिस्तान का हो गया, मंगोलिया का हो गया, वो ऑलरेडी ट्रेन है, उनके पास मशीनरी है और वो हमसे बहुत पुराने खेलते हैं, तो बड़े सख्त थे। लेकिन मेरी थोड़ी सी टेक्निकल जो हम थे उनसे थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सहूलतें मौजूद नहीं है। जैसे कि मैं बताता जो ना, तो जो हमारी सूबाई जो गवर्नमेंट है ना, तो वो हमें सपोर्ट करती है, ना ही ये फेडरल गवर्नमेंट में सपोर्ट करती है, ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड सपोर्ट करती है। जो भी करते हैं हम घर से शफात, करते हैं। अगर ये आपको सपोर्ट मिल जाए तो आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी गवर्नमेंट से, इदारों से, और किस तरह की मशीनरी दरकार है इस गेम में महारत के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें इंडोर की ज़रूरत है, क्योंकि ये गेम इंडोर खेली जाती है और हमारे पास पाकिस्तान में कोई भी ऐसी स्पोर्ट, छोटे छोटे कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे हमें बिल्कुल खेलने के लिए जो है ना जगह नहीं देते। अगर हम कहीं जाते भी हैं तो वो बात घुमा फिरा के टाल देते हैं। तो गवर्नमेंट होगी, स्पोर्ट बोर्ड हो गया, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप हमें फैसिलिटीज़ दे देते हैं तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी जितने भी एथलीट हैं वो उनके क्या निस्बत बात बहुत है। अच्छे हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया शफातुल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और दुआ के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिले मजीद, और आपकी ये जो कमी है जिसमें आपको चीज़ें नहीं मिल रही फर्दर ट्रेनिंग के लिए, वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएं। तो अब जो उज़ैर बड़े मज़े की और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने सुना होगा वेडिंग प्लानर्स के हवाले से, जो लोग बिल्कुल सुन शादियां रखा है, करवाते बिल्कुल सुन हैं, रखा है। रिश्ते आगे लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका रिलेशनशिप भरपूर तरीके से चलें। तो मैं आपको बताती हूँ, ये खबर है स्पेन से, और वेडिंग प्लानर के हवाले से तो स्पेन काफ़ी मशहूर है और जगह के हवाले से वहाँ के खाने बहुत अच्छे, Destination weddings होती हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली। तो अब वहाँ पर वेडिंग डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है और ये आदमी प्रॉपर काम करता है। ये जरा एक मिनट रुकिएगा, ये टर्म क्या है, जरा इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, ये है क्या? बिल्कुल, आप जिस तरह आपको शौक होता है ना शादी करने का, इसी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी शादी में रहने का बिल्कुल शौक नहीं होता और वहां से आज़ादी चाहते हैं, तो ये आदमी उनके काम का बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये उनको पूरी तरह मदद करता है कि मजीद वो क्या इनकी अपनी खुसूसियात है वो भी जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। ये उनको पूरी तरह कोशिश करता है कि वो उस शादी से निकल पाए और उसके लिए वो चार्ज भी करता है उज़ैर। कितने पैसे चार्ज करता है, फीस क्या है? एग्जैक्टली 500 यूरोज चार्ज करता है और वो कहता ये Too है कि much. अगर मैं उस इवेंट पे आऊंगा और आपके इन लॉज या आपके घर वाले अगर मुझे मारपीट का निशाना बनाते हैं तो 50 यूरोज जो है मैं और चार्ज करूंगा उसके। अच्छा नजफ, ये खबर तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो वेडिंग डिस्ट्रॉयर साहब है ना, वेरिया साहब जिनका नाम है, जी। ये फ्रांस में है। ये कहीं किसी और मुल्क में होते तो इन्हें मेडिकल के अलावा जिंदगी का भी मसला दरपेश हो सकता था। और मजीद इसके बारे में ये है कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते, इनका कहना है, और इनकार भी नहीं कर सकते, तो फिर आप इनकी खिदमात हासिल करें, 500 यूरो आप इन्हें फीस दें। परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपकी शादी बर्बाद करने का काम करेंगे जैसा कि वो दावा करते हैं। और पाकिस्तानी रुपए में अगर हम इस यूरोस को 500 यूरोस को कन्वर्ट करें तो ये रकम तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनती है। और इस शख्स का तरीकेकार नजफ ने आपको बताया कि वो डील तय होने के बाद शादी में जाता है, अपने क्लाइंट को अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत बता के शादी तोड़वाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये आजकल बुक चल रहे हैं दिसंबर तक, तो अगर आप करानी है तो दिसंबर के बाद आइए, इनका ये कहना है। यानी इतनी लंबी बुकिंग की लाइन है इनके पास। तो खैर चले हम कोई और खूबसूरत सी बात कर लेते हैं, खूबसूरती की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड से खबर है, जहां पर एक नायाब नस्ल से ताल्लुक रखने वाले पेंगुइन ने न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है, बर्ड ऑफ द ईयर बने हैं। और बरतानवी मीडिया का यह बताना है कि पीली आंखों वाले इस नायाब पेंगुइन को बर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने पर दिया गया। अच्छा। रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूजीलैंड के सालाना मुकाबले में 50,000 से ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और नायाब नस्ल से ताल्लुक रखने वाली इस पेंगुइन ने 6,328 वोट हासिल किए हैं और बर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। उज़ैर, आपको क्या लगता है क्या स्पेशल बात होगी येलो कलर के अलावा? अच्छा, ये तो जो वहां पर जजेस हैं जो इसको जज करते हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास फुटेज है जिसपे हम देख सकते हैं, बड़ा प्यारा क्यूट सा ये पेंगुइन मुझे लग तो रहा है। इनकी चाल ही बहुत प्यारी लगती है। हाँ, इतने चाल cute चलन तरीके इनका और से अंदाज चलते देखें हैं। कितना खूबसूरत है। हाँ।
और आंखें बड़ी प्यारी हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी येलोइश आंखें हैं। तो मेरा ख्याल है ये खूबसूरती के कुछ पैमाने उन्होंने, मेरे हाल में नस्ल है इसकी वजह से इंसानों के लिए खूबसूरती के कुछ पैमाने हैं, तो जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी पैमाने मुकर्रर किए हैं और जो उस पर पूरा उतरता है उसको वो ये अवार्ड देते हैं। तो ये अवार्ड तो उन्होंने अपने नाम कर लिया है और उम्मीद करते हैं कोई इनामी रकम भी साथ मिली होगी जो कि उनके काम आ सके। तो हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है, मजीद भी आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम आपकी एक बड़े ही प्यारे और हमारे छोटे मेहमान से, आपकी ख़ास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे जानेंगे पाकिस्तान का ये वो यंग टैलेंट है जो दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर चुका है, मुल्क का नाम रोशन कर चुका है। और हमारी ये मेहमान हैं यंग और टैलेंटेड पाकिस्तानी बच्ची जिन्होंने 11 साल की, जी हाँ महज 11 साल की उम्र में पाकिस्तान की यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट होने का एहसास अपने नाम किया है। आमना ना सिर्फ डेटा साइंस पर काम करती हैं बल्कि ऑनलाइन पढ़ाती भी हैं। इसके अलावा वो बहुत सी गेम्स और एप्लीकेशंस भी बना चुकी हैं। कराची से इनका ताल्लुक है और आमना शहजाद को टेक्नोलॉजी का शौक कैसे पड़ा ये हम उनसे जानेंगे और वो इस फील्ड में अब तक क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे चुकी हैं और उनका आगे क्या इरादा है, ये सब जान लेंगे हमारी अगली मेहमान आमना शहजाद से। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आप एक एविडेंस है हमारे लिए कि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है, बहुत सारा पोटेंशियल है और आपने ये बात साबित की। अच्छा आमना, सबसे पहला सवाल, आप पे तो रिसर्च की तो पता चला कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी तो आईटी की फील्ड में आ गई, लेकिन मैं जानना चाहूंगी ये डेटा साइंटिस्ट होता क्या है और आज के दौर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा आसान लफ्जों में समझाइएगा। बिल्कुल। मैं अगर डेटा साइंस के बारे में आपको बताऊं, बेसिकली वो एक बहुत ज्यादा डेटा के साथ काम करने वाला एक जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो शख्स होता है जो बहुत ज्यादा डेटा के साथ काम करते हैं ताकि यूजफुल मालूमात और पैटर्न्स निकाल सके। अगर मैं इजी वर्ड्स में मैं बताऊं तो वो डेटा एनालिस्ट करते हैं ताकि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर फैसले कर सके। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ऐसा सेल्स का डेटा होता है तो हम उसमें जो हमारे पास उसके प्रोडक्ट हम उसमें ये हमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है या कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके सर्विस को बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर इसके हम अगर फ्यूचर देखें कि इसकी कितनी वैल्यू है, इम्पोर्टेंस कितनी है अभी इस दौर में और फ्यूचर में, तो आज के दौर में डेटा साइंस बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि तकरीबन हर कंपनी ये फील्ड डेटा पर रहती है और हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस बिजनेस को डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट आज में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरेस्ट मेरा जो था कि मैं मेडिकल के अंदर जाऊँ, मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरी मदर ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। वो रिसर्च करती थी तो उनको आईटी के बारे में पता चला, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चला, उनको पता चला कि इसका फ्यूचर है। तो इन्होंने मेरी फिर मदर ने मेरे बहन भाइयों को इस फील्ड के अंदर डाला। उन्होंने बोला कि आप इस फील्ड के अंदर हैं क्योंकि उस वक्त बंद स्कूल्स ऑफ थे। तो मेरे बहन भाई जब वो आप ही कोडिंग कर रही होती थी और ये जब डिजाइनिंग कर रहे होते थे तो मुझे जो है ना अच्छा लगता था, लेकिन मेरा था कि मैं अगर आना भी होगा इस फील्ड के अंदर तो मैं थोड़ी बड़े होकर फिर मैं करूँगी। लेकिन मेरी मदर ने एडमिशन करवा दिए थे टेक्नोकिड्स बूट कैंप के अंदर। वो उसमें मैंने पूरा MS ऑफिस, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कैनवा एंड गूगल टाइपिंग, गूगल फॉर्म मैंने सीखा। तो मैंने वहाँ से जब मैं सीखना स्टार्ट किया तो फिर मेरी जो इंटरेस्ट है मैं बिल्ड हुआ और फिर मैं वेब डेवलपिंग। अच्छा आमना, मैं आपको देख रही हूँ, आप इतने मासूमाना अंदाज में बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट, मतलब एक दफ़ा मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन माशाल्लाह मज़ीद तरक्की करें। अच्छा मुझे बताइएगा कि हुकूमती सतह पर आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, प्रेज़ किया, आपको कोई गिफ्ट मिला? नहीं, मुझे हुकूमत सत्ता पर मुझे कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि अप्रिशिएट भी नहीं किया, नहीं कोई सपोर्ट किया है। मैं यहाँ तक जो भी बनी मैं खुद बनी हूँ। अच्छा, अपने दम पर ही, अपने बलबूते पर कारनामे सर अंजाम दे रही हैं।
बिल्कुल नजफ, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आमना को सपोर्ट करें और इस तरह का जो टैलेंट है इसको मुकम्मल तौर पर इनकी पुष्पनाही की जाए ताकि पाकिस्तान का नाम मज़ीद और रोशन उज़ैर, हो मुझे सके। ऐसा लगता है जितना मर्जी भी आपके अंदर टैलेंट हो, आपको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस तरह के बच्चों को सपोर्ट करें। अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, एक अहम इशू पर डिस्कशन करते हैं। आलमी मंजरनामे से ये खबर है तो आपको बताएं कि सेहूनी फस्तायत का सिलसिला जारी है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पूरे खित्ते को जंग में झोंकने पर तुल गया। गजा के बाद अब लबनान पर वहशियाना हमले शुरू कर दिए हैं। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी लबनान के 110 मकामात पर 400 हमले किए, जिसके नतीजे में 45 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जबकि उधर लबनान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। लबनान ने शुमाली इसराइल के फौजी अड्डे और साहली शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी। हमलों में पहली बार इसराइल के अंदर 50 किलोमीटर तक के अहदाफ को टारगेट किया गया, जिसके बाद शुमाली इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इसराइली हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया है कि लबनान को एक और गजा नहीं बनने देंगे। लबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। उन्होंने साथ ही अपनी बेबसी का इजहार करते हुए यह भी कहा कि सलामती कौंसिल के पास कुछ इख्तियारात हैं, मगर वीटो पावर की वजह से वो मफलूज हैं। बिल्कुल, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी और दफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइएगा, इसराइल ने अब गजा के बाद लबनान को निशाना बनाया, वहां पर हमले शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है आपको इन हमलों के खित्ते पर ओवरऑल क्या असरात पड़ेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इन हमलों में जो तेजी आई है और दूसरी बात जो है वो ये अहम है कि गजा के बाद वेस्ट बैंक के ऊपर भी बहुत बड़े हमले किए गए और ये अब निशाना जो है वो लबनान को बनाया जा रहा है। तो इस वक्त इसकी टाइमिंग की बड़ी सिग्निफिकेंस इस वजह से है कि मैं समझता हूं कि जो इसराइल की क़यादत और फौजी लीडरशिप है वो ये समझती है कि चूंकि 1 महीना रह गया है अमरीकी सदारती इंतखाबात में और जो दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कैंडिडेट्स हैं वो दाखिली सियासी मामलात में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो इसलिए ये जो 1 महीने का वक्त है इसको भरपूर अंदाज में जो इसराइली क़यादत है वो इस्तेमाल करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनी नस्लकुशी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अराज़ी के ऊपर कब्जे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिज़्बुल्लाह की दिफाई सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए। ये इसके 3 अहदाफ आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा अहम पहलू है वो ये है कि जो फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं लबनान के ऊपर, उसके अलावा जो पेजर या टिकटॉक या वॉकी टॉकी के जरिए से जो हमले किए गए उसकी मंसूबाबंदी कम से कम 5 से 10 साल पर मुहित है। इससे ये साबित होता है कि इसराइल और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने इसकी हिकमत अमली बहुत अरसों से बना रखी थी और वो वेट कर रहे थे कि कब उनको ये मौका मैसर आए कि वो खुले बंदों लबनान के ऊपर भी इसी तरह हमला कर सकें जिस तरह उन्होंने गजा पे किया है और आलमी राय और प्रेशर से अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपसे जानना चाहूँगी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इख्तियारात ना होने पर बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि लबनान को एक और गजा नहीं बनने दिया जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत है तो इसराइल को लगाम डाल सके? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, जो हकीकत है वो यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो तो खुद इसराइली जाहिरियत की एक विक्टिम है। आप जानती हैं कि 100 से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा के अराकीन जो हैं वो इसराइली बमबारी में गजा में शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे आला इदारा है सिक्योरिटी काउंसिल, वो खुद भी चीन, रूस और अमेरिका की बाहमी मुखासमत का विक्टिम है और कोई फैसला साजी में नाकाम नजर आता है। अलबत्ता जनरल असेंबली, जिससे तीसरी दुनिया के और मुस्लिम दुनिया के रहनुमा जाके अपने दिल की भड़ास निकालते हैं ताकि अपने अवाम के जज्बात को ठंडा किया जा सके, इससे ज्यादा तो कोई इसका अमल दखल है नहीं। ये हकीकत है। हकीकत ये है कि वाहिद मुल्क जो इसराइल को मजबूर कर सकता है सख्त माशी और दिफाई पाबंदियां लगा के जंगबंदी पे, वो अमेरिका है। लेकिन यकीनी तौर पे वो भी मुकम्मल कील कांठे से इसराइल को लैस भी कर रहा है
और सियासी और दिफाई एतबार से मुकम्मल तौर पे उसका हलीफ है, बल्कि ईरान की जानिब से जो मुमकिना हमले का खतरा है उस हवाले से भी अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा, अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी एयर फोर्स, अपने 5th जनरेशन F-22 फाइटर्स मिडल ईस्ट में पहुंचा दिए हैं ताकि इसराइल को भरपूर अंदाज में दिफा प्रोवाइड किया जा सके। बिल्कुल, अमेरिका हलीफ भी है और उसका हक भी अदा कर रहा है भरपूर तरीके से। अमेरिका की आपने बात की सैयद मोहम्मद अली साहब, तो अमेरिका की जानिब से अब इस खदशे का भी इज़हार किया गया है कि इसराइल लबनान जो कशीदगी है ये जंग में तब्दील हो सकती है। एक तो ये बताइएगा ये कितना खतरनाक हो सकता है और अमेरिका अपना किरदार अदा करने की बजाय ये वार्निंग्स क्यों दे रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये वार्निंग्स जो हैं वो कहने को तो हिजबुल्लाह की तरफ, लेकिन असल में इसका जो हदफ है वो तेहरान है कि ताकि ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए बिलवास्ता तरीके से कि वो हिजबुल्लाह और हुतीस की सपोर्ट में कमी लाए और नजर सानी करे। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह भी जो है वो एक बड़ी मुनज़्ज़म और मुस्तैद दिफाई तंजीम होने के साथ साथ एक सियासी जमात भी है और उसका लबनान की सियासत में भी अहम रोल है। तो मैं समझता हूं कि वो ईरान की खुशनुदी के लिए या फलस्तीनियों की हमदर्दी के लिए एक हद तक तो वो इसराइल पे हमला करते हैं, लेकिन वो अपने सियासी और दिफाई मफादात को कंप्लीटली जो है वो शहीद होने के लिए तैयार नहीं है कि वो सियासी और दिफाई एतबार से तमाम तर अपनी कुव्वत जो है वो इसराइल के लिए इस्तेमाल कर दें। उनके पास लाखों रॉकेट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो उनको चंद दिनों के अंदर वो इसराइल को बहुत बड़ी कीमत अदा करने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उतनी मिकदार की तकलीफ इसराइल के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं कि उनको इस बात का एहसास रहे कि अगर वो हिजबुल्लाह पे हमला करेंगे तो इसराइल को कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो इसराइल को कीमत अदा करनी पड़ेगी। सैयद मोहम्मद अली साहब, सर आपके वक्त का फायदा उठाते हुए, आपकी मौजूदगी का, एक और अहम इशू है, एक टॉपिक है, उस पर आपकी राय चाहेंगे। सर, इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ धमाका खेज इंकशाफ किया है। यरूशलेम के आर्टिकल ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक करते हुए बानी पीटीआई को इसराइल का हामी करार दिया है। आप क्या समझते हैं, इस्राएली अखबारों के दावे पाकिस्तानी और मुल्की सालमियत के लिए किस हद तक खतरनाक है? बहुत अहम सवाल है आपका। देखें, इससे इस अहम तरीन मजमून से ये बात साबित होती है कि पहली बात तो ये कि 92 साल पुराना इंतहाई मुअस्सर ये अखबार है जेरूसलम पोस्ट, और इसके जो मुसन्निफ भी हैं वो बरतानिया के कई बड़े अहम अराकीन पार्लिमान के सीनियर मुशीर रहे हैं पॉलिसी मामलात पे। तो ये कोई हुस्न इत्तफाक नहीं है कि वो एक मजमून लिखते हैं जिसका उन्वान ये है कि अब्राहम एकॉर्ड की सालगिरह के मौके पे इसराइल की सरहदों की तश्कील नौ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो इसराइल ने जिन मजीद इलाकों पे कब्जा किया है और जिन मजीद इलाकों में नस्ल कुशी की है, अब उनको भी इसराइल के अंदर मदगम करके इसराइल की नया नक्शा बनाया जाए, और ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके सवाल के जवाब में मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जमीनों पे कब्जा करना और नस्ल कुशी करना इसराइल के लिए काफी नहीं है जब तक कि वो मुस्लिम और अरब दुनिया के अंदर अपने दोस्तों में इजाफा नहीं करता, अपने ताल्लुकात में इजाफा नहीं करता और अपने असर और रसूख को नहीं बढ़ाता। और इस हवाले से उनकी तवक्कुआत का मरकज यूं लगता है कि बानी पीटीआई हैं, और उनसे तवक्को उनको ये है कि वो मुस्लिम दुनिया के एक अहम तरीन मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसराइल के लिए राय साजी करें और साथ ही साथ फौज के ऊपर दबाव डालें कि वो फलस्तीन के ऊपर अपना नजरियाती और उसूली मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर में नजरसानी करे। तो मैं समझता हूं कि इसराइल की जो तस्वीराती लीडरशिप और सोच है उसने अपने मकासद तो बता दिए हैं। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान के बाशऊर अवाम और सियासी हलके इन मामलात को कितनी संजीदगी से लेते हैं, और ताकि हम ना सिर्फ अपने कानूनी तकाजे पूरे करें, अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं, बल्कि अपने मुल्क को कौमी बिल्कुल ठीक, आपने अली साहब बिल्कुल ठीक फरमाया। ये बताइएगा, इस पर रोशनी डालिए, इसराइली खबरों के दावों से बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ का इमेज कितना मुतासिर हो सकता है? देखिए, इसका दारोमदार तो इस बात पे है कि पाकिस्तान के गैरतमंद और बाशऊर मुसलमान और पाकिस्तानी जो हैं वो इस
सेहूनी मंसूबे को कितना संजीदगी से लेते हैं कि जनाब एक जानिब उन्होंने 40-45 हज़ार मुसलमानों को शहीद कर दिया है और अब वो ऐसे लीडर्स मुस्लिम दुनिया में तलाश कर रहे हैं जो कि उनकी नस्ल कुशी और नई हदबंदी को जस्टिफाई कर सकें, मुस्लिम दुनिया में उनके लिए राय हमवार कर सकें, उनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर सकें। तो मैं समझता हूं कि फिर उन बानी पीटीआई, ये भी एक हकीकत है, आप जानती हैं कि उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था अपने साबिक बरादर निस्बती की सियासी मुहिम में लंदन में, जब वो मेयर के लिए लड़ रहे थे एक पाकिस्तानी निदाद मुसलमान सादिक खान के खिलाफ। अच्छा, फिर आप ये भी जानती हैं कि जो बनी गला की उनकी अराजी और जायदाद है वो भी उन बानी पीटीआई के दावे के मुताबिक उनकी साबिक अहलिया ने उनको गिफ्ट की हुई है। तीसरी बात यह कि एक जानिब वो यहाँ पे रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने दोनों बेटे जो हैं वो एक यहूदी घर में उन्हीं रवायात और नजरियात के तहत परवान चढ़ रहे हैं। इन तीन हकायक को अगर पाकिस्तानी सामने रखें तो क्या वो उन बयानात को और नारों को अहमियत देंगे जिसकी बुनियाद पे वो रियासत मदीना बनाई जाएगी, या इन हकायक को देखते हुए वो समझेंगे कि उनके हवाले से जिन तवक्कुआत का इजहार सेहूनी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कर रही है उनको ज्यादा संजीदगी देनी चाहिए। बिल्कुल सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि इसराइल को भी ऐसे लीडर्स की तलाश रहती है और वो ऐसे लीडर्स को सपोर्ट भी करता है जो उनके अज़ाइम को कामयाब बना सके, उनके मकासद के हुसूल के लिए उनकी मदद कर सके। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप हमारे से और अपना तज्जिया दे रहे थे तमाम तर सूरत हाल पर। हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, सेहत कितनी ज़रूरी है। और उज़ैर, बचपन में ना फर्स्ट एड हम बड़ा सुना करते थे, बिल्कुल पढ़ाया जाता था, हमें स्कूल में इसके हवाले से एजुकेट किया जाता था, आपको बताया भी जाता था, आप सीखते थे, देखते थे। पर अब ये रुझान बहुत कम हो गया है कि सामने किसी को चोट लग जाए, मोच आ जाए तो किसी को क्या करना है ये नहीं पता, पर लोगों को ये जरूर पता है कि वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। मदद बाद में करेंगे, पहले वीडियो बनाएंगे। लेकिन मदद के लिए आज हमने स्पेशली ये सेगमेंट रखा है और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए, और बहुत सारी बातें करेंगे इस हवाले से, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर खालिद जमील साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो डॉक्टर साहब आप जो है नर्व्स के हवाले से बात करते हैं, ब्रेन के हवाले से बात करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को भी आज आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि आप इसके भी माहिर हैं। अच्छा, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, फर्स्ट एड बेसिकली अगर इसकी थोड़ी सी रॉ में डेफिनेशन देखी जाए वो क्या है, और आज के दौर में हम किस तरह किसी की मदद कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट एड का मतलब होता है कि सबसे पहले दी जाने वाली मदद। अब क्या हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गिर सकता है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। बिल्कुल। तो मैं इसको ना बहुत ही आसान लफ्जों में शुरू करता हूँ। सबसे जो कॉमन चीज़ है वो मोच है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, पाँव फिसला, एकदम मोच आ गई। अब मोच आ गई तो दर्द हो गया, दर्द हुआ, आप चल नहीं सके तो परेशानी हो गई। बिल्कुल। तो फौरी तौर पे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो होता रहेगा। फौरी फर्स्ट एड ये करनी है, जब भी अल्लाह ना करे कभी ऐसी मोच आ जाए, दर्द शुरू हो जाए, तो पहला काम आपने ये करना है कि बर्फ़ की टकोर करनी है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ उलट किया जाता है, हमारे यहाँ उसको मला जाता है, बाज़ औक़ात कोई क्रीम लगाई जाती है। बिल्कुल बाम नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। कोई आयोडेक्स, हीट भी नहीं देनी चाहिए, हीट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो नंबर बिल्कुल नहीं, नंबर 1 बर्फ़ की टकोर करनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 उस जगह को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, मतलब अगर जहाँ पे आपको वो यानी अगर आपको पाँव में चोट लगी है तो जब बेड पे लिटाएं तो तकिया रख दे नीचे, ताकि पाँव थोड़ा सा ऊंचा हो। तीसरा ये है कि घर में कोई चीज़ भी मौजूद हो, अगर पट्टी मौजूद नहीं है तो दुपट्टा लेके, कोई चीज़ भी लेके उसको कंप्रेशन दे दें। ठीक है, ठीक है। और चौथा, उसको जब तक वहाँ पे दर्द है तब तक उस पर जोर ना डालें जी। अब ना लोगों को समझाने के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राइस, RICE, यानी जब भी मोच या कोई आए तो R का मतलब है रेस्ट, I का मतलब है आइस, C का मतलब है कंप्रेशन, और E का मतलब है एलिवेशन। थैंक यू सो मच, आपने इसको इलैबोरेट कर दिया, नहीं तो लोग जो हैं दूसरे वाले राइस समझ जाते हैं। हाँ। So, ये एक हो गया, आपने ये आसानी कर दी।
सर तो बिल्कुल ये बड़ा तकलीफ दे अमल है, या आप ये तमाम तर इकदाम करके कितनी देर के अंदर वो जो मुतासरा शख्स है उसको रिलीफ महसूस हो सकता है, उसकी तकलीफ कम से कम जो है वो इस हद तक आ जाए कि वो डॉक्टर के पास जाने तक सर्वाइव कर जाए और बैठ जाए आराम से? देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका है, आप उसको आइसिंग करें और फिर 20 मिनट के बाद रिपीट कर लें या 10 मिनट के बाद रिपीट कर लें। 1-2 दफ़ा आइसिंग करने के बाद अगर वेट बेरिंग है, यानी अगर वो खड़ा हो तो वेट पड़ सकता है, तो परेशानी की बात नहीं, अदरवाइज फिर यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। अच्छा, इसी तरह एक ये है, एक और कॉमन इशू है कि वॉशरूम में आप गए, बातों का वो जो पुराने वॉशरूम आप झुके बाल्टी उठाने के लिए, अभी आपने बाल्टी उठाई नहीं तो कमर पकड़ी गई, जिसको पंजाबी में या उर्दू में चुक कहते हैं जी। उसके अंदर भी यही उसूल है। और एक जो मैं खास टोटका बताना चाह रहा हूँ चुक के लिए, वो ये है कि बाज़ औक़ात बर्फ़ नहीं मिलती, या अगर आपके घर में एयर रिफ्रेशनर है या ड्यूडरेंट, आपको पता है खुशबू करने के लिए लगाते हैं, तो जब वो लगाएं तो एकदम ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल। तो आप ड्यूडरेंट लेके या एयर रिफ्रेशनर लेके उसको 6-7 दफ़ा पूरी कमर पे मलें और पेशेंट को उल्टा लिटाई रखें। और जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर के पास कब जाएं, अगर तो आपको करवट लेने में आसानी होना शुरू हो गई है तो यूल बी ओके। और घर में पैनाडोल वगैरह तो पड़ी होती है, यू कैन टेक अ टैबलेट। अगर आपको घंटा 2 घंटे में रिलीफ नहीं आता तो देन यू कैन गो टू द डॉक्टर। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मोच के बारे में बताया, अगर कट लग जाए तो क्या करना है? दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेल्दी नजर आ रहे होते हैं, आपके साथ अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो चल के जाते हैं तो वो फेंट हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, जो तो है ना, आपका कोई जैसे उंगली कट गई किचन में, या मिसाल के तौर पे किसी और वजह से किसी ब्लीडिंग हो गई, कट लग गया आपको, तो उसका जो सबसे अल्लाह तरीका है वो ये है कि कंप्रेशन दें, उस जगह को दबा के रखें, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं, जब उनको आप दबा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो क्लॉटिंग होती है तो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, उसको भी आप ठंडक पहुँचाएं। याद रखिएगा कि जो गर्म चीज़ है ना, ये नालियों को खोलती है और ठंडी चीज़ नालियों को बंद करती है। आपको नक्सीर आ गई मिसाल के तौर पे, तो ये भी तो ब्लीडिंग है ना। इसमें भी आपने देखा होगा सर के ऊपर पानी डालते हैं ठंडा, इसी तरह यख ठंडा पानी लेके नाक के अंदर आप डालें और इसको पिंच करके रखें, आप इसको दबा के रखें। आप अगर इसको 2-2.5 मिनट तक दबा के रखेंगे, नक्सीर भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपने कहा कि हमारे यहाँ, हाँ, अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो टिपिकल मिर्गी का दौरा होता है, उसकी निशानी ये होती है कि मरीज को झटके भी लगते हैं। और हमारे यहाँ जो एक गलत तस्वुर है वो ये है कि अल्लाह ना करे जब मिर्गी के दौरे पड़े तो जूती ला के उसको सुंघाते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके मुंह में चम्मच डाल देते हैं ताकि जुबान ना कटे। तो अब मैं 2 लाइनों में आपको समझाता हूँ। मिर्गी का दौरा अल्लाह ना करे जब भी पड़े, उसने ऑटोमेटिकली 3, 4, 5, 6 मिनट में ठीक हो जाना है। अच्छा। तो इसलिए डोंट वरी, सिर्फ मरीज को साइड पे लिटा दें। अच्छा, ताकि कहीं करवट पे, ताकि अगर कहीं ब्लीडिंग हो तो उसकी हलक से सांस की नाली भी ना जाए। तो आप उसको और वेट करें। अगर टाई वगैरह पहनी हुई है तो कपड़े थोड़े से ढीले कर दें, लूज कर दें। और कभी भी ये गलती ना करें कि अगर जुबान कटनी है तो कट चुकी होगी। अगर आप चम्मच डालेंगे मुंह में और उसको जोर का झटका लगे तो दांत भी टूट जाते हैं। सो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट उसको आप साइड पे लिटा दें और कोई पानी पुनी ना मिलाएं उसको। 3, 4, 6, 8 मिनट के बाद ठीक हो जाए। जो ये काम करते हैं जूतों वाले, चम्मच ये क्या, यही पैगाम है, नहीं, वो उसमें क्या होता है, देखिए, वो जितनी देर में उसको झटके शुरू होते हैं और आप जूती की तलाश करते हो तो 3-4 मिनट जूती ढूंढने में लगते हैं, 1-8 मिनट ऊपर रखने में लगते हैं, तब तक पेशेंट वैसे ठीक हो जाता है। तो लोग समझते हैं जूती का कमाल है। बिल्कुल सर, ये जिस्मानी मसाइल का तो हमने जिक्र किया, लेकिन सर अब कुछ हम बात कर लेते हैं ज़हनी सेहत के बारे में। परेशानियों का दौर है, कोई महंगाई से तंग है, दीगर मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं, बेशुमार हैं। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 8 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं। सर, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए, क्या इसका हल? इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस बंदे को डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पता नहीं चलता ना लोगों को कि इसको एंजाइटी हो रही है। देखिए, ये बहुत सारी टर्म्स है। एंजाइटी एक अलग चीज़ है, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है,
पैनिक अटैक अलग चीज़ है, OCD है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको 2-2 जुमलों में थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर 1, डिप्रेशन। डिप्रेशन की जो निशानियाँ होती हैं ना, वो 3-4 निशानियाँ होती हैं। पहली निशानी होती है कि इंसान को लगता है कि जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी है ये बेमकसद गुजारी है, आई एम अ लूज़र, मैं ज़िंदगी में वो कर नहीं सका। तो पहली उसको ये फीलिंग आनी शुरू होती है, मैं नकारा हूँ मैं, और ये जब बढ़ती जाए तो सुसाइड तक चली जाती है। दूसरी निशानी आती है कि लोग लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो क्या होता है? मतलब उनको लगता है सोशल नहीं रहते, वो भी डिप्रेशन के अंदर। हाँ, दे डोंट फील लाइक आइसोलेशन में रहते हैं। तीसरा, सेल्फ केयर नहीं करते, जैसे लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिप्रेशन की निशानियां आमतौर पे होती हैं। इनमें फिर नींद डिस्टर्बेंस वगैरह। अगर एंजाइटी की तरफ आप आ जाएं तो एंजाइटी जो है ना, इसके अंदर एक अनजाना खौफ होता है मरीज को हर वक्त, और उसको पंजाबी में जो खफगी कहते हैं ना, हार्ट बीट तेज होती है उसकी। अच्छा। हल्का सा कोई बात पता लगे तो एकदम वो चौंक जाते हैं, दिल की स्वेटिंग हो जाती है, सांस तेज हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है। ये एंजाइटी की निशानियाँ होती हैं। अच्छा, डिप्रेशन के लिए तो प्रॉपर दवाई की ज़रूरत है, लेकिन एंजाइटी तो वक्ती तौर पे आती है तो फिर चली जाती है, और ये होती भी उन लोगों में जो बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं। इनके अंदर एक मैं फर्स्ट एड आपको बताता हूँ, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। इसको हम कहते हैं वेगल स्टिमुलेशन या वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अगर आपको कभी लगे कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई पैनिक हो रहा है, तो आप अपनी दोनों उंगलियां पकड़ें, इसको इस तरह कान में यूं करें, 5 या 6 दफ़ा इसको आप घुमाएं, उसके बाद फिर इसको पकड़ें और खींच के रखिए। एंड काउंट, कितनी देर के लिए? काउंट फॉर 1 2 3 4 5 5 से 10 दफ़ा। उसके बाद फिर आप जैसे मसा करते हैं ना, ये बाकायदा 3 दफ़ा ये आप करके देखिए। दिस इज़ एन एक्सीलेंट वे टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी, जो कि फौरी तौर पे आती है। लेकिन अदरवाइज एंजाइटी के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। ये तो और जो पैनिक अटैक इसी की दूसरी फॉर्म है, उसमें मरीज़ को ये खौफ होता है कि मुझे कुछ होने वाला है और मैं अल्लाह ना करे मर जाऊँगा, और मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ये बिल्डअप होता रहता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने डिफाइन कर दिया। गज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी, अगर ऐसी कोई गज़ा बता दें, ऐसा कोई फार्मूला बता दें फूड से रिलेटेड, जिससे ये वाली चीज़ें ट्रीट हो सके, क्योंकि सबसे पहले मेडिसिन से भी पहले अल्लाह ताला ने फूड के अंदर सारी शिफा रखी है। हाँ, बिल्कुल। तो बताइए। देखिए, एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर आम तौर पे IBS का प्रॉब्लम होता है, ये जो मैदे का, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि जितने ब्रेन के अंदर सेल्स हैं ना एंजाइटी वाले, या उतने ही मैदे के अंदर भी हैं, तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए स्पाइसी फूड ना लें, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, खाना खाने के फौरन बाद सोना नहीं चाहिए, कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। दही इज़ वेरी गुड फॉर दीज पीपल, मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर दीज पीपल, प्लेंटी ऑफ वाटर दे शुड टेक, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, और ये जो बहुत फ्राइड चीजें ये नहीं लेनी चाहिए। मतलब जंक मत लें, फ्राइड फूड मत लें, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वक्त की किल्लत है, नहीं तो और बहुत सारे मेरे सवाल थे। यहाँ पर तो वक्त का पता भी नहीं चलेगा, डॉक्टर साहब गुफ्तगू करते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे। लेकिन अहम मैसेज ये है कि ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, डॉक्टर साहब ने जो कीमती बातें आपको बताई हैं, आप इस पर अमल करें, और इस तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी से आप इसको डायग्नोस करने के बाद ग़िज़ा से भी इसका इलाज कर सकते हैं, और डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इससे छुटकारा हासिल और अपना ख्याल रखिए। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमने हर तरह की खबर आपसे शेयर की, लेकिन अब ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा इस पर भी बात करते हैं। सितारों की चाल और किस्मत का हाल। बिल्कुल, और ये भी जानेंगे कि किसके सितारे हैं अरूज पर और किसके गर्दिश में हैं। और जिस तरह आप जानते हैं कि हफ्ते का ये पहला वर्किंग डे है, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके जो स्टार्स हैं, उनका ये हफ्ता किस तरह का गुजरेगा। तो इसके लिए हमने स्टूडियोज में दावत दी है मारूफ एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर दाऊद जी। दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया, और आप बड़े एनर्जेटिक तरीके से हफ्ते का आगाज करते हैं। थैंक यू। पीर से आगाज होता है, मगर कई लोगों का छुट्टी नहीं होती, वो तो कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर्स होते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं है, काम तो काम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही।
अच्छी बात है। तो बताइएगा एरीज के हवाले से, एरीज से स्टार्ट करते एरीज बुर्ज हमल वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब स्टोरी ऑफ द वीक, एरीज वाले इस वीक में बहुत बड़ा करने का सोच रहे हैं, खासकर माली मामला से मुतल्लिका। लेकिन इनके कारोबार वाले नौकरी पेशा दोनों ही हो सकते हैं ना, जॉब है या बिजनेस है। अच्छा। तो लेकिन इनके प्रॉब्लम कुछ ऐसे हैं कि इनकी सोचों का प्रेशर, कामों में रुकावट, गुस्सा कम करें, प्रेशर कम लें और फैमिली से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर होगा, प्रॉब्लम आ सकती है एरीज वालों का। तो नेक्स्ट है टॉरस हमारा। हाँ जी, टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बुर्ज सौर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, ये कार्ड है द लवर्स, मोहब्बत से मुतल्लिका। टॉरस वालों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अप्रोच मिलेगी मोहब्बत से मुतल्लिका, मगर ये मोहब्बत में सेकंड कार्ड की एनर्जी से धोखा खा सकते हैं। तो जो आप लोगों को मोहब्बत से पेश आए उसके ऊपर एतबार नहीं करना, एहतियात करनी है। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। उदास गमगीन थोड़ा सा नजर आते हैं। अपने घर को वक्त दीजिए, अपने फैमिली को वक्त दीजिए। कोई एक कामों से मुतल्लिका, जॉब से मुतल्लिका ऑप्शन आ रही है, उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। ओवरऑल कुछ चीज़ें जो पुरानी रुकी हुई हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। बॉटम में आप डबल माइंडेड हैं, अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो सोचों से निकलें और पॉजिटिविटी के साथ अपने कामों को बेहतरी के साथ लेके जाएं। जमनाई वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जनाब जमनाई वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। जमनाई वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये वक्त है कामों को शुरू करने का। पैसे आ सकते हैं आपके, दी वर्ल्ड, आपके माली मामलात, रूहानी मामलात स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। सब कामों के ऊपर आपकी निगाह है और इस वीक में आप कंटिन्यूसली अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तो ये वीक आपका बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। सब अच्छा ही है सर। अगला हमारा है कैंसर। कैंसर, तो देखते हैं जनाब कैंसर वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसर टैरो कार्ड क्या कहते हैं कैंसर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब कैंसर वाले इस वीक को थोड़ा सा मोहतात होके गुजारें, क्योंकि ये आपके कामों में डिले ज़ाहिर कर रहा है। ये कार्ड एनर्जी आपकी कुछ बुजुर्गाना, तो मैं समझता हूँ आपको रूहानी मामलात को देखना चाहिए। ख़ासकर आपको कुछ ना कुछ पानी के ऊपर पढ़ के पी लेना चाहिए। अपनी नींद को पूरा करें, अपने कामों में जो डिले है उसकी प्लानिंग करें और फजूल खर्ची से बच के रहना है। अखराजात बढ़ सकते हैं इस वीक में। सितारा है लियो। तो लियो को देखते हैं जी, सितारे क्या कहते हैं लियो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी लियो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। लियो बुर्ज असद सियारा शम्स की एनर्जी क्या कहती है। तो लियो वालों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप तलबा तालबात हैं तो आपकी स्टडी में बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। आपके बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको इस वीक में कामों को बेहतर करना तो राब्ते करें ज़्यादा, यानी कि आप जो पुराने लोग जिनसे आपका बिजनेस या जॉब के मामला है रब्ता करेंगे तो आपको द सन की एनर्जी कामयाबी मिलेगी। और कोई भी बात खासकर रिलेशन से मुतल्लिका हो तो दिल पे नहीं लेनी। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो इस वीक में ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये वीक आपकी एनर्जी को अगला हमारे पास विर्गो बुर्ज सुम्बला। विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो आज की एनर्जी क्या कहती है। तो विर्गो वाले इस वीक में बड़े स्ट्रेट फारवर्ड नजर आते हैं अपने तमाम मामला से मुतल्लिका, खासकर अपनी फैमिली से मुतल्लिका मामलात में। ये ना कहिएगा पर बल्कि प्रेशर है आप लोगों के ऊपर अपनी जो भी मामलात कर रहे हैं उसमें, खासकर कुछ फैमिली में मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। कोई ऐसा गलत फैसला आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है और सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए आपको हर चीज़ को लेकर चलना है, अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ क्लैरिटी के साथ चलना। बिल्कुल ठीक। लिब्रा बुर्ज मेज़ान। तो लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं कि लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो लिब्रा वाले इस वीक में बड़े कंप्रोमाइज़ तरीके से मामलात को लेकर चलेंगे। आपके पास इस वीक में कोई पार्टनरशिप आ सकती है, अच्छी ऑफ़र आ सकती है, लेकिन आपने मोहतात रहना है, मामलात को लिख लेना है। कोई आपको गलत कोई ऑफ़र दे तो कहीं फंस ना जाएं और गुस्सा कम करना है। 50-50 मामलात हैं, लेकिन यह है कि आपको एहतियात करनी है इस वीक में।
बिल्कुल ठीक। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, तो देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो स्टोरी ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त तरीन होने जा रहा है। आपका ये वीक बहुत ही एनर्जेटिक है, आपके तमाम मामलात में मदद है। अगर आप सोशल मीडिया कहीं भी हैं तो आपकी तरक्की के चांसेस नज़र आते हैं और आप लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं और कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तरक्की के चांसेस, बड़े फैसले और 2-3 कामों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं और फ़ायदा और पैसे भी कमा रहे हैं। अगला सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो देखते हैं जी सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। सेजिटेरियस वाले इस वीक में कुछ मामला से मुतल्लिका डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। ये माली मामलात हैं, मगर ये है कि ये जो प्रॉब्लम में आप हैं इसकी फ़िक्र ना करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। आप अपनी फैमिली को वक्त दीजिए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। आपको बड़ी बड़ी खबरें मिल सकती हैं, कोई अच्छे अच्छे ख्वाब आ सकते हैं और आपके ख्वाबों की भी तकमील हो सकती है। तो ये सोचों का प्रेशर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगला हमारे पास है एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो देखते हैं जी एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द कैप्रिकॉन का पहले जान। कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, आप लोग जो है कुछ परेशान नजर आते हैं कैप्रिकॉन वाले। अच्छा, अपनी रिलेशन की वजह से, फैमिली की वजह से, क्योंकि इनके फैमिली के मामला कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं और कुछ चीज़ें सारी अच्छे तरीके से चल रही हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसका यही हल है कि आप अपने सोचों के प्रेशर से निकलें, कामों पे लगे रहें, मसरूफ़ रखें अपने आप को, घर से बाहर निकलें, अपने दोस्तों वगैरह से मिलें, ताकि आपकी नेगेटिविटी आपके कामों पे असरअंदाज ना हो। जा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि आप जरा वेट कर लें। अब हम एक्वेरियस पे आ जाते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो, एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की मैंने आपका और आपका लाइव निकालना टेंशन है। मैंने 1 मिनट निकालना है, बचाना है आप दोनों के लिए। 12 मिनट का टाइम है, स्पीड से चला रहे हैं मामला। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो की अगर बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, आप बहुत मामलात में मदद रहेगी। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपनी बातें अपने तक रखिए, राज की बातें। लोग आपकी बातें पूछ के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी और जीने दो के फार्मूले पे आप अमल करते हैं, लेकिन अभी मजीद थोड़ा सा वेट कीजिए। खासकर आप इस वीक में आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ें। कुछ मामलात आपके रुके हुए हैं, 11 मरतबा आयतल कुर्सी पानी के ऊपर पढ़ के ज़रूर पिएं। ओवरऑल ठीक है आपका। पाइसिस बुर्ज हौत, तो देखते हैं जी पाइसिस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसिस वाले देख लें, पाइसिस वाले कुछ मामला से मुतल्लिका डिस्टर्ब और प्रेशर में हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं या कामों में मामलात हैं तो कैसे होगा, किस तरह होगा, तो डबल माइंडेड है पाइसिस वाले इस वीक में। लेकिन नई शुरुआत है, ज़बरदस्त मदद है, कामयाबी है, शोहरत है, काफ़ी ज़्यादा काम आपके ऊपर हैं और उन कामों का प्रेशर भी है कि उनको कैसे मैनेज करना है। पुरसुकून तरीके से मामलात को लेकर जाने वाले हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक। तो जनाब आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है उज़ैर मलिक। तो उज़ैर मलिक साहब के क्या हालात चल रहे हैं? हम लाइव पे टैरो कार्ड देखते हैं जी। उज़ैर मलिक के आप सबको तो बताया, मेरा वो आपके सामने आएगा। उज़ैर मलिक के हालात क्या चल रहे हैं? अच्छा जी, उज़ैर मलिक जो है लड़ रहे हैं अपने सोचों से मुतल्लिका कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको चाहिए कि जब कहीं हो, कि किसी जगह भी हो, तो किसी से बहस तकरार ना किया करें ज़्यादा, उसे अवॉइड किया करें। उसे अच्छा, पैसे आ रहे हैं, यहाँ लगता है आपके पास पैसे के मामलात में मदद आ रही है, यहीं पे लग रहा है मुझे। क्या बात है, क्या अच्छा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, वो तो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कामों का आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके काम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ चीजें कंफ्यूज करती हैं। बाज़ औक़ात आपके ऊपर जब सोचों का प्रेशर होता है, आपको नजर नहीं आता किस तरह मामलात होने हैं, मगर अल्लाह मदद करते हैं, मगर डबल माइंडेड हो जाते हैं। आप किसी भी बात को लेकर डबल माइंडेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, शायद अपने कई ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके माइंड में चाह रहे हैं उनके ऊपर वर्किंग भी। राहुल साहब ने मेरा हाल बता दिया, इसमें पर्दा कोई नहीं उन्होंने रखा। अब फिर नजफ का भी लगे हाथ बता नजफ राजा की मोहब्बत को लाजमी चेक करना है कि क्या सोच रही है, किससे प्यार मोहब्बत करती हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये भी जरा चेक करके बता दें। बिल्कुल लाइव रीडिंग होनी चाहिए जी। बाद में मुकाबला बराबरी आप बाद में पकड़ लेते हैं ना मुझे, तो मैंने कहा चले लाइव ही। नजफ राजा के आजकल क्या हालात चल रहे हैं, एनर्जी क्या कहती है? लो जी, खुशियां हैं जी। और एक बात है कि आपको नजफ घर में वक्त देना चाहिए, आप घर वक्त नहीं देते।
और ऑफिस में रहती है ज्यादा काम मुझे नहीं पता इस बात का, ये इन्होंने ऑफिस बताना। वाले जाने ही नहीं देते। अच्छा, कुछ उदासी नेगेटिविटी है अपनी फैमिली से मुतल्लिका। अच्छा, इनको चाहिए कि अपने वालिदैन घर वालों के पास वक्त गुजारें। पैसे आ रहे हैं, पैसों की टेंशन ना लो नजब। मेरा भी यही सवाल मेरे है, वक्त तो कहाँ कार्ड में आ रहे थे, नजब के हकीकी आ रहे हैं, अकाउंट में आ रहे हैं। अच्छा जी, और नजफ की लव रीडिंग तो जरूर देखनी। इन्होंने कहा होगा दिल में कि मेरे रिलेशन और लव रीडिंग देखेंगे तो नजफ की लव रीडिंग क्या कहती है। तो नजफ आपकी लव रीडिंग अच्छी है। अभी आप अच्छा नहीं अच्छी है, मगर तीसरे कार्ड में बंदिश है, यानी कि कुछ समझ नहीं लग रही। जो भी आप किसी से प्यार और मोहब्बत करते हैं, अभी आपको समझ नहीं लग रही कि वो बंदा क्या है, कैसा है, किस तरह का है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। क्या है नजदीक दाऊद साहब, छा गए हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम नाज़रीन। और ये सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, लिए। बड़ा मजा आया हमें, और उम्मीद है आपको आज के शो में मजा आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या अच्छा लगा और क्या मजीद देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए, ये भी बताइएगा, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने प्यारों का भी और बल्कि आसपास वालों का भी ख्याल रखें। इसी पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।